नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 21 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, और बहुत पहले ही आप लोगों को डीएनए दे दिया जा रहा है सुबह ही। ये संस्थान का नंबर है, अगर कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम पहले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। भारतीय मसालों के निर्यात में 23% की वृद्धि दर्ज की गई। देखते हैं क्या है डेटा इसका। जुलाई 2020 को वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात पर डेटा जारी किया और आंकड़ों के मुताबिक मसालों का निर्यात बढ़ा है। जून 2020 में 2019 में इसी महीने की तुलना में, मतलब जो जून 2020 चल रहा है, 2019 के जून महीने में तुलना में भारतीय मसालों के निर्यात में 23% की वृद्धि हुई है, यानी एक साल में। जून 2020 में मसालों के निर्यात ने जून 2019 में 292 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 359 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है। जून 2020 में देश का कुल निर्यात 21.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि जून 2019 में 25.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, अर्थात कुल निर्यात में 12.4% की गिरावट आई है। अब हम बात करते हैं कि मसाले सबसे इम्पोर्टेंट है। मसाला तो वैसे ही फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है। मसाले के चक्कर में ही सब अंग्रेज भारत आए। निर्यात किए जा रहे मसालों में मिर्च, अदरक, इलायची, धनिया, हल्दी, अजवाइन, मेथी, जायफल, पुदीना इत्यादि शामिल हैं। भारतीय मसालों के प्रमुख आयातक मतलब जो खरीदने वाले हैं, प्रमुख आयातक जो हैं वो हैं यूएई, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, चीन, बांग्लादेश और फ्रांस हैं। अब हम बात करते हैं कि वृद्धि का कारण क्या है। जैसे कि सबको पता है कि कोविड-19 है, गर्म चीज़ें खानी है, गर्म पानी पीना है। पूरे विश्व में लोग प्राकृतिक तरीक़ों से कोविड-19 स्थिति का अपनी प्रतिरक्षा बढ़ा रहे हैं। आयुष मंत्रालय के प्रयासों से भारत में मसालों के बारे में पारंपरिक ज्ञान में वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं कि आयुष मंत्रालय, जिसे संस्कृत में आयुष का अर्थ होता है जीवन। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इस बात को जान लें कि आयुष का मतलब होता है जीवन। संस्कृत में आयुष का अर्थ जीवन होता है। आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग। संक्षिप्त में आयुष भारत सरकार का एक सरकारी अंग है। इसका उद्देश्य उपयुक्त की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को विस्तृत कर बनाया था। ठीक है, तो कब हुआ था? आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को विस्तृत करके बनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है उपयुक्त की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आयुष में कौन कौन आते हैं? आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी है, सिद्ध है, होम्योपैथी विभाग। संक्षिप्त में आयुष भारत सरकार का एक सरकारी अंग है। ठीक है, यह नोट करके बताया गया है कि आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार नाम का एक योजना 2018 में बनाया था, जिसके तहत आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल की 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँवों में निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाए जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि 2018 में एक योजना बनाया गया था, जिसके तहत आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल के 5 किलोमीटर के रेंज में आने वाले गांव में निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा डिटेल आपका मसालों में वृद्धि का। निर्यात में 23% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पूरा डिटेल बता दिया गया, कितने बिलियन डॉलर की, कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई है, क्या क्या वृद्धि हुई है, कौन आयातक देश है, वृद्धि का कारण क्या है, और आयुष मंत्रालय के बारे में पूरा डिटेल आप लोग को बताया गया। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आयुष मंत्रालय। चलिए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन के पूरा होने की उम्मीद है, परंतु इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार प्रक्रिया के धीमा होने की संभावना भी है। जैसे कि मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए जाने थे, लेकिन घोषणा में देरी हुई क्योंकि
सभी सदस्य देश अभी तक किसी भी एक समझौते तक नहीं पहुंच सके हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों के पुनर्मूल्यांकन का एक शक्तिशाली उपकरण है। 75 वर्ष पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में, कमेंट मार के बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। पृष्ठभूमि में नवीन विश्व व्यवस्था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, कि आज के 75 वर्ष पूर्व, मतलब 75 वर्ष पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में नवीन विश्व व्यवस्था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन आखिर है क्या, जो इतनी हम लोग बात कर रहे हैं कि यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन का। तो यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन में 12 ऐसी प्रतिबद्धताओं को निर्धारित किया गया है, जिसमें क्या क्या है ये भी बता दे रहा हूँ आप लोग को। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गृह की रक्षा करें, मतलब घर की रक्षा करेंगे, हम शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों का पालन करेंगे, हम महिलाओं और लड़कियों को केंद्र में रखेंगे, हम विश्वास पैदा करेंगे, हम सभी के लाभ के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देंगे, हम संयुक्त राष्ट्र को आवश्यक सुधार करेंगे, हम वित्त पोषण सुनिश्चित करेंगे, हम साझेदारी को बढ़ावा देंगे, हम युवाओं को सुनेंगे तथा उनके साथ कार्य करेंगे, और हम भविष्य में अधिक तैयार रहेंगे। यानी टोटल उनका 12 जो था ऐसी प्रतिबद्धता को निर्धारित किया गया था यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन में। ठीक है, एक नज़र इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की क्या जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ मसौदे के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के 3 प्रमुख अंगों में के सुधार की मांग की जा रही है। पहला है सुरक्षा परिषद, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, दूसरा है महासभा, जिसे जनरल असेंबली कहते हैं, और तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहते हैं। अब हम बात करते हैं महासभा द्वारा सुधारों को पहल कैसे किया जा रहा है। वर्ष 1992 का प्रस्ताव। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ में एक प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतें उल्लेखित हैं। पहला, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। दूसरा, इसके निर्णयों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों का प्रभाव होता है। और तीसरा है कि सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व का अभाव है। 2005 का संकल्प भी देख लेते हैं। सितंबर 2005 में महासभा द्वारा एक संकल्प के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की सैन्य शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के प्रति मजबूत इच्छा व्यक्त की गई थी। यहाँ नोट करके बताया भी गया है कि यह संकल्प जो था इराक युद्ध जो 2003 के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिए गए एक तरफा निर्णयों की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग के बाद अपनाया गया था। ठीक है, अब हम 2008 का भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर 2008 को होने वाली अपनी पूर्ण बैठक प्लीनरी मीटिंग में विगत प्रस्तावों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि के सवाल पर अंतर सरकारी वार्ता को आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया था। अब ये बात करते हैं सुधारों की आवश्यकता क्यों है। आखिर इतना सब कुछ हो चुका, फिर सुधारों की आवश्यकता क्यों। पहला था अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख निकायों जैसे सुरक्षा परिषद आदि में विकासशील या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। विकासशील देशों में केवल चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। चाइना जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है विकासशील देशों में। अब हम बात करते हैं कि सदस्यों की संख्या में वृद्धि क्यों। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या में इसकी स्थापना के बाद से लगातार विस्तार देखने को मिला है तथा वह वर्तमान में 193 तक बढ़ गई है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक तरफा सैन्य अभियान भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य मिशनों में पश्चिमी देशों का प्रभुत्व देखने को मिलता है, अतः इस संबंध में अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाए जाने की आवश्यकता है। जब आप ही लोग सब कुछ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। फिर भारत सरकार की एक नवीन पहल, भारत वर्ष 2021 और 22 के लिए संयुक्त राष्ट्र का गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है 2021 और 22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की उच्च स्तरीय आभासी बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने पोस्ट कोविड-19 पीरियड में बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। इसमें नोट करके बताया गया कि इस आभासी बैठक की जो थीम थी कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद
75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है कि ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार पर केंद्रित थी। ठीक है, तो ये जो थीम है, बस थीम बस देख लीजिएगा। एक आभासी बैठक हुई थी जिसका थीम था कि कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है, ये एक हमारा थीम है, और कैसे सुधारों की इसमें आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में। बस ये हमारा मेन हमारा थीम है। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 75वीं वर्षगांठ की। क्या क्या उसमें पूरा डिटेल था मैंने आप लोगों को बता दिया। यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन बताया मैंने आप लोगों को कि वो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 75वीं वर्षगांठ में क्या क्या हुआ है, सभी सदस्य एक समझौते तक नहीं पहुंच सके हैं। ठीक है, और कब स्थापना हुई थी 75 वर्ष पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ये याद रखना चाहिए आप लोगों को। ये 12 प्रतिबद्धताओं को एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र में सुधार कैसे कैसे क्या है। ठीक है, महासभा द्वारा सुधारों को पहल किया। 1992 का प्रस्ताव क्या था, 2005 का संकल्प क्या था, 2008 का प्रस्ताव क्या था, सुधारों की आवश्यकताओं क्या है, कौन वर्तमान में इस समय विकासशील देश में कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, और भारत को 2021 और 22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। ये आपको भली बात ही जानना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। और मोदी जी ने जैसे कहा है कि आफ्टर कोविड, मतलब कोविड के बाद 75, मतलब ऐसे जो हमारी थीम इस आवासीय बैठक जो बताया गया आप लोगों को, कोविड-19 के बाद के बहुपक्षवाद 75वीं वर्षगांठ में हमें किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत है, ये सब बताया गया आप लोगों को। पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए तीसरा हम स्टार्ट करते हैं, राजस्व गांव। ओडिशा द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत 5 आदिवासी वन गांवों को राजस्व गांव के रूप में रूपांतरित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। इन गांवों की कुल आबादी लगभग 3000 के आसपास है। यानी गांवों की आबादी कितनी है, 3000 के आसपास है। अब हम बात करते हैं कि वन गांव आखिर क्या होता है। वन संसाधन मूल्यांकन फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अनुसार वन गांव उन बस्तियों को कहा जाता है जो किसी भी राज्य के वन विभाग द्वारा वनों के संचालन के लिए वन के अंदर स्थापित किए गए हैं, या फिर इन्हें वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन गांव में बदल दिया गया है। ठीक है, वन गांव में सरकार द्वारा फिक्स डिमांड होल्डिंग एवं अनुमति दी गई खेती योग्य भूमि और अनुपयोग के लिए सभी प्रकार की तुंगिया बस्तियां तथा भूमि शामिल होती है। यहाँ नोट करके बताया गया कि तुंगिया वन प्रबंधन की एक प्रणाली है जिसमें भूमि को साफ किया जाता है और उस पर शुरू में खाद्य फसलों को लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो था सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि उड़ीसा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए एक्ट 2006 के तहत 5 आदिवासी वन गांवों को राजस्व गांव के रूप में रूपांतरित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, सर्कुलर जारी किया है, और इन गांवों की कुल आबादी लगभग 3000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि वन गांव क्या होता है। वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार वन गांव उन बस्तियों को कहा जाता है जो किसी भी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वनों के संचालन के लिए वन के अंदर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये वन गांव कहलाते हैं, या फिर इन्हें वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन गांव में बदल दिया गया है। ठीक है, यही बताया गया आप लोगों को। वन गांव में सरकार द्वारा फिक्स डिमांड होल्डिंग की अनुमति दी गई तथा खेती योग्य भूमि और अन्य उपयोग के लिए सभी प्रकार की तुंगिया बस्तियां तथा भूमि शामिल होती हैं। यहाँ पे तुंगिया बस्तियां के बारे में बताया गया। तुंगिया वन प्रबंधन की एक प्रणाली है जिसमें भूमि को साफ किया जाता है और उस पर शुरू में खाद्य फसलों को लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्व गांव क्या है। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के अनुसार एक राजस्व गांव भारत में एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है जिसकी सुस्पष्ट परिभाषित सीमा होती है। एक राजस्व गांव में कई गांव शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक राजस्व गांव का नेतृत्व गांव प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में वन गांवों को राजस्व गांव के रूप में रूपांतरित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है, तो किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। मंत्री जी का नाम कमेंट करके बताइएगा आप लोग। 2013 में वन गांवों को राजस्व गांव के रूप में रूपांतरित करने के लिए दिशा निर्देश बनाए गए थे। अब हम बात करते हैं राजस्व गांव का महत्व क्यों है। वन भूमि पर होने के कारण ये गांव सभी सरकारी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पानी और बिजली इत्यादि से वंचित हैं।
अतः राजस्व गांव के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर ये सभी गांव सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी इत्यादि सुविधाओं का प्राप्त करने के हकदार होंगे। अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना आदिवासी को आजीविका के लिए स्वकृषि मतलब अपने कृषि या निवास के लिए व्यक्ति विशेष या समान पेशा के तहत वन भूमि पर रहने का अधिकार देगा। राजस्व गांव में रूपांतरित होने के बाद वन अधिकार समिति का निर्माण किया जाता है जो आदिवासी समुदायों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। ठीक है, अगर किसी भी गांव को राजस्व गांव का महत्व जो इम्पोर्टेंट है कि राजस्व गांव अगर हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी सरकार की मूलभूत सुविधाएं होंगी वो पूरी की पूरी सुविधाएं उस गांव को दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना आदिवासी को आजीविका के लिए स्वकृषि या निवास के लिए रहने के लिए व्यक्ति विशेष या समान पेशा के तहत वन भूमि पर रहने का अधिकार देगा। राजस्व गांव में रूपांतरित होने के बाद वन अधिकार समिति का निर्माण किया जाता है जो आदिवासी समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। ठीक है, अगला है भारत में जनजातीय समुदाय की क्या समस्या है, ये भी देख लेते हैं। और कमेंट मार के बताइए कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति रहते हैं, और ये भी बताइएगा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, और खास के साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अनुसूचित जाति किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है और अनुसूचित जनजाति किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सामान्यतः जनजातियाँ ऐसे क्षेत्रों में निवास करती हैं जहाँ बुनियादी सुविधाओं की पहुँच मुश्किल होती है। जनजातीय समुदाय अपनी अलग सांस्कृतिक भूमि से अलगाव, अपरिचय की भावना इत्यादि के कारण सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने आप को असहज महसूस करती हैं। इस समुदाय में शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सुविधाओं का अभाव देखा जाता है। जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है, इलिटरेट है, जिसके चलते सरकार की योजनाओं इत्यादि की जानकारी इन तक नहीं पहुंच पाती है, जो इस समुदाय के सामाजिक रूप से पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है। इनको गुमराह किया जाता है। ठीक है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत आराम से आप लोग पढ़िए। जैसे कहा गया है कि समानता जनजातियाँ ऐसे क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां बुनियादी सुविधाओं की पहुंच मुश्किल है। जनजातीय समुदाय की अपनी अलग सांस्कृतिक होती है, सामाजिक सांस्कृतिक होती है, हर आदमी का अपना अपना होता है, भूमि से इनका अलगावाद है, अपरिचय की भावना है इत्यादि के कारण सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इस समुदाय में शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सुविधाओं का अभाव देखा जाता है। जनजातीय समुदायों का एक बड़ा वर्ग निरक्षर है, जिसके चलते सरकार की योजना इत्यादि की जानकारी इन तक नहीं पहुंच पाती है, जो इस समुदाय के सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम बात करते हैं कि जनजातीय समुदाय के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 338 तथा 338 क में प्रावधान किया गया है, इम्पोर्टेंट है। संबंधित अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आयोग का कार्य जो है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषयों का अन्वेषण करना, जांच करना, उन पर निगरानी रखना तथा उन पर रक्षा प्रयोग का मूल्यांकन करना है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, उस पर सलाह देना तथा प्रगति का मूल्यांकन करना इत्यादि है। संवैधानिक की अनुसूची 5 में संविधान है, संवैधानिक लिख दिया गया है। संविधान के अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। मैं जितना एक एक लाइन जो पढ़ा रहा हूँ, किसी न किसी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन जरूर आए हैं। जैसे कई बार ये पूछा जा चुका है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है आपका कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुसूची 6 क्या कहती है। तो अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, और वहीं अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। इसको पढ़ लीजिए, यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 17 समाज भी इस समुदाय के हितों को अस्पृश्यता की भावना से सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी पूछा जा चुका है। नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद जो 46 है, राज्य को आदेश दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है,
तो जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं सब के सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम प्रमुख योजनाएं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रमुख योजनाएं हैं। पहला, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को माध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। उड़ीसा राज्य सरकार आदिवासी समुदाय की विशेष भाषा के संरक्षण के किए शब्दकोश डिक्शनरी जारी की जाएगी, जिसका प्रयोग आदिवासी बाहुल इलाकों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने में किया जा सकेगा। अर्थात उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय की जो विशेष भाषा के संरक्षण, जो उनकी पारंपरिक भाषा है के संरक्षण के लिए एक शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी जारी की जाएगी उनके लिए, जिसका प्रयोग आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल की शिक्षा जो दी जाती है उसमें उन्हें प्रदान किया जाएगा। अनुसूची 6 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेंकटचलैया आयोग की सिफारिशें की गई थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय करें तथा केंद्रीय धन का प्रयोग राज्य सरकारों के माध्यम से फंडिंग करने के बजाय योजना के व्यय पर किया जाए। जिला परिषदों को विभिन्न सरकारी विभागों से केंद्र पोषित परियोजनाओं को लागू करने की अनुमति दें। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट के माध्यम से ग्राम सभाओं को पुनर्जीवित करना। राष्ट्रीय आव्रजन परिषद की स्थापना जो कार्य परमिट, राष्ट्रीय प्रवासन कानून और नागरिकता अधिनियम से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट करेंगे। और इसके साथ ही साथ अनुसूची 6 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रामचंद्र समिति की सिफारिशें भी आई थी। इन्होंने कहा था कि जिला परिषद की शक्तियों की न्यूनतम सीमा को समाप्त करने की आवश्यकता है। इन्होंने ये भी कहा था कि योजनाओं के कार्यान्वयन और भागीदारी में सभी हितधारकों के साथ महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि राज्यों और जिला परिषदों के बीच कार्यात्मक हिस्सेदारी में जिम्मेदारी में टकराव की स्थिति को खत्म करना है। और इसके साथ गांव और बस्ती के स्तर पर विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना बनाने के लिए लगभग 10 से 20 सदस्यों की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई ग्राम विकास समिति की स्थापना करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय परिषदों को वित्त पोषित करने के लिए राज्य वित्त आयोग को गठित करने की आवश्यकता है। राज्यपाल द्वारा समय समय पर राज्य सरकार और जिला परिषद की उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का नेतृत्व करना चाहिए। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि निरंतर निगरानी, लेखा परीक्षा, सुधार के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता व्यक्त की है। 6वीं अनुसूची क्षेत्र में विभिन्न निकायों के कामकाज की समीक्षा, रिव्यू, निरीक्षण कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करें, ये भी कहा गया था कि समिति में, रामचंद्रन समिति में, ठीक है, ये सिफारिशें थी। तो ये था पूरा का पूरा जनजाति। जैसे कि मैंने बार बार कहता हूँ कि डीएनए का मेन मतलब ये होता है कि आपको मेंस ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाए, प्री के साथ साथ मेंस दोनों पढ़ाया जाए, जिससे कि हर चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। जैसे मान लीजिए मैंने तीसरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया राजस्व ग्राम, तो मैंने ये बताया कि राजस्व ग्राम, चलिए ये तो पता चल गया फैक्चुअल डेटा है कि उड़ीसा सरकार द्वारा ये एक फैक्ट डेटा आया है कि इन्होंने राजस्व ग्राम का कुछ किया है इन्होंने, चलिए मान लीजिए ये लड़के ने पढ़ लिया, चलिए प्रीलिम्स के हिसाब से। अब इसके साथ ही साथ हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि वन गाँव क्या होता है। जब हमने कहा यहाँ पे कि राजस्व गाँव के रूप में रूपांतरित की गई है, ठीक है, इन गाँव की आबादी लगभग 3000 है। अब इसके साथ ही साथ मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि वन गाँव क्या होता है। अब आप वन गाँव जब जान लिए तो फिर ये भी तो जानना है कि फिर राजस्व गाँव क्या होता है, जिस राजस्व गाँव की इतनी बात की जा रही है। फिर राजस्व गाँव, अगर कोई गाँव राजस्व गाँव हो जाता है तो उसका क्या महत्व होता है, ये भी इसके साथ साथ जानना जरूरी था आप लोगों को। फिर राजस्व गाँव में कौन काम करता था, या राजस्व गाँव किसके लिए किया गया है, या उड़ीसा सरकार किसके लिए कर रही है। अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कर रही है तो भारत में जनजाति समुदाय की क्या समस्या है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी हो गया था आप लोगों को। तो ये भी आप लोग को इसके देखिए इसी के थ्रू था, तो ये भी बताया गया आपको। अब जब जनजातियों की समस्या जब हम देख लिए, फिर जनजातीय समुदाय के संरक्षण, उनको कैसे हम बचाएं हेतु संवैधानिक क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, ये भी आप लोग को पूरा का पूरा डिटेल बताया गया। इसके साथ ही साथ प्रमुख जो सरकार द्वारा योजनाएँ चला रही हैं जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, ये भी आप लोग को बताया गया। खास करके एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना बताया गया आप लोग को। फिर उड़ीसा सरकार द्वारा क्या योजना, शब्दकोश जैसे बताया गया। उड़ीसा सरकार उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के शब्दों में एक शब्दकोश, मतलब आदिवासी समुदाय की जो भाषा है, जो बोली बोलते हैं, उन्हीं के शब्दों में शब्दकोश डिक्शनरी जारी करेगी। और जिसका प्रयोग उन्होंने जैसे यहाँ पे बताया, आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने में किया जाएगा। अनुसूची 6 क्या है, उनके क्या यूज है, ये सारा का सारा डिटेल बताया गया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि वेंकटचलैया आयोग की सिफारिशें क्या कही थी अनुसूची 6 को लेके। इसके साथ साथ ये भी बताया गया अनुसूची 6 जो कि क्रियान्वयन के लिए रामचंद्र समिति की क्या सिफारिशें थी। ये पूरा का पूरा डिटेल जो है, अगर कोई भी परीक्षा अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो क्या इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिल सकता है आप लोगों को, चाहे योजनाएँ हों,
चाहे जातियों के लिए कोई संरक्षण हो, चाहे उसका महत्व हो, चाहे जो भी डिटेल है, पूरा का पूरा डिटेल आप लोग को, अगर कोई भी कभी क्वेश्चन आता है तो सारा का सारा डिटेल इसी टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा। यही डीएनए बनाने का मेन उद्देश्य होता है। तो टोटल आज मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक पढ़ाया। सबसे पहला टॉपिक आप लोग का यही था, भारतीय मसालों के निर्यात में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। और भारतीय मसाला बहुत ही फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, आज से नहीं बहुत पहले से फेमस है। काली मिर्च, आपको पता ही होगा कि काली मिर्च की पूरी कहानी क्या है, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कैसे कैसे लोगों ने काली मिर्च, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी भारत में आए, कैसे कैसे क्या हुआ, सब आप लोग को भली बात परिचित होंगे। आप लोग मसालों के व्यापार ने भारत की तरफ उन लोगों को आकर्षित किया, बहुत पैसा कमाया सब वो। चलिए इतिहास में ये सब चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। मसालों के निर्यात में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2019-2020 में खास करके कंपेयर करना है आपको कि एक साल में कितना निर्यात में हमने जो भेजा है, इनको एक्सपोर्ट जो किया है, कितना हमारी मतलब क्या है, पहले क्या था 2019 में, 2020 में क्या था, कितने % की वृद्धि दर्ज की है, और व्यापार में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या जैसे जो भी डिटेल है आपको पूरा डिटेल आप लोगों को बता दिया गया है। मसाले में क्या क्या हम लोग जैसे निर्यात करते हैं, जो पूरी डिटेल आप लोगों को बता दिया गया है। और भारतीय मसालों के कौन कौन आयातक हैं, खरीदने वाले भाई लोग हैं, ये लोग बता दिया गया है। वृद्धि का कारण क्या है ये भी बताया गया है। आयुष मंत्रालय संस्कृत में आयुष का जीवन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बता दिया गया है। आयुष मंत्रालय का क्या पूरा डिटेल है, ये पूरा का पूरा डिटेल आप लोग को इसके साथ ही साथ बताया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये भी आपको बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन क्या है, यूएन ड्राफ्ट क्या है, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताया गया आपको। यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन की 12 प्रतिबद्धताओं के बारे में बताया गया आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जरूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, ये भी आप लोगों को बताया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया कि विकासशील देशों में कौन सा ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है, ये भी बताया गया है। 1992 का क्या प्रस्ताव था, 2005 का क्या संकल्प था, 2008 का क्या प्रस्ताव था, सुधारों की आवश्यकता क्यों है, ये भी बताया गया आपको। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इस आभासी बैठक की थीम क्या थी, ये भी आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, और 2020 और 21 के इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग कि 2020 और 21 के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र का गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक चुनौती है, एक हमारे लिए अचीवमेंट है, तो एक चुनौती भी है। बगल वाला अस्थायी है, अभी हम गैर अस्थायी हैं, चाइना। बगल वाला अस्थायी मतलब मेरा कहने का मतलब चाइना की बात कर रहा हूँ मैं। अस्थायी सदस्य है, विकासशील वो भी है, हम भी विकासशील देश हैं। और सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य हमें 21 और 22 के लिए चुना गया है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किसी भी परीक्षा में, चाहे आप मेंस लिखो, चाहे आप एसए लिखें, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो, सारा का सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, करंट अफेयर बेस है। मैं बार बार कह चुका हूँ इन चीज़ों को, आराम से इसको आप पढ़िए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिटेल आपको कुछ भी अगर अपना सुझाव देना हो, अगर इसमें करंट अफेयर में कोई संशोधन हमको करना हो, अगर कोई सुझाव देना हो, तो आप बिल्कुल दिए गए नंबर पे आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दीजिए। और ये संस्थान का नंबर है, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। डीएनए आज बहुत पहले ही दे दिया गया, 10 बज रहा है अभी। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।